वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। आज हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की, जिसके जरिए शहरों को स्लम बनने से रोका जा सकता है और गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए पक्के मकान में रहने का एक नया जरिया, एक नया रास्ता खुल रहा है। इस योजना के तहत कैसे खाली पड़े सरकारी जमीनों को, सरकारी इमारतों को उपयोग में लाया जा सकता है, कैसे निजी कंपनियां इसमें अपनी भूमिका निभा सकती हैं, एआरएचसी का रास्ता सीधी लकीर की तरह है या फिर इसमें कई अटकलें आने वाली हैं, इसको और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निमिष गुप्ता, एमडी आरआईसीएस साउथ एशिया। निमिष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, जिस पर हमने आपसे कई बार चर्चा की, कई बार बात की और फिलहाल इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो आसान शब्दों में समझाइए कि भारत में एआरएचएस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा रहेगा और इससे कैसे गरीबों को पक्के मकानों में रहने का सुख मिल सकेगा। देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे लाने के लिए। एंड मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज को, क्योंकि जिस चीज के पीछे हम काफी समय से पड़े हुए थे, माइग्रेंट लेबर के लिए एक रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए, वो अब मूर्त रूप से आ चुकी है। इस स्कीम से जब पहले रियल एस्टेट, जहां पे आज भी काफी सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसको एक अलग से मार्गदर्शन, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। सरकारी संपत्ति जो बहुत जगह फंसी पड़ी है या फिर उनका कोई उपयोग नहीं होता है, उनका सदुपयोग होगा। एआरएचएस, जैसे हम पहले बात करते थे, हमारी जो अब तक के रियल एस्टेट रहा है, वो रियल एस्टेट इस तरह से रहा है कि आपने खरीदने बेचने का हिसाब किताब रहा है। वो जो माइग्रेंट लेबर है, जो आज तक कभी उसके पास ना घर रहता था ना स्थायित्व रहता था, उसके लिए कम से कम ये हो जाएगा कि मुझे अब एक ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सकता है जहां पे मैं रह सकता हूँ, अपने परिवार को ला सकता हूँ, उनको आगे। इसमें सरकारी संपत्ति का यूज होना, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का आना, दोनों के लिए रास्ता खुला है और ये बहुत अच्छी। निमिष जी, इसमें यह समझना चाहेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट फंडेड इमारतों का इस्तेमाल एआरएचएस के लिए किया जा सकेगा। देखिए, काफी सारी इमारतें जिनका अभी कोई यूज नहीं हो रहा है, वो अबेंडन पड़ी हैं, वो उनका कोई, अब काफी सारी बिल्डिंगें ऐसी भी हैं जो दिल्ली के सेंट्रल एरिया में भी देखेंगे, उन बिल्डिंगों को कोई यूज नहीं कर रहा। उन बिल्डिंगों को रिपर्पस किया जाएगा ताकि उसका सदुपयोग हो। उसके अलावा काफी सारा सरकारी लैंड बैंक जो आज किसी काम नहीं आता है, जो अटका पड़ा है, वो रिपर्पस किया जा सकता है माइग्रेंट लेबर हाउसिंग के लिए, रेंटल हाउसिंग के लिए, एआरएचएस, ताकि उसको आप फिर से उन लोगों के लिए यूज कर पाए जो देश के ग्रोथ के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जो सरकारी संपत्ति जो किसी और पीएसयू के अंडर है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा या जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसको कम पर्पज किया जाए। इसमें 25 साल के कंसेशन एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है, वो क्या है, उसे जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये कंसेशन एग्रीमेंट है एक तरह से बीओटी बेसिस पे। जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, जनरली बीओटी बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें कंसेशन एग्रीमेंट आता है। कंसेशन एग्रीमेंट की रूपरेखा सिंपल रहती है कि आपकी क्या सर्विस कंडीशंस रहेंगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं प्रोजेक्ट से, उनको लिखा जाए। सर्विस कंडीशंस को लेकर आपके एसएलएस उनको लिखा जाए। एक तो आपको क्वालिटी पर्सपेक्टिव चाहिए, किस तरह की गुणवत्ता आप देखना चाहते हैं, को इन सब पे लिखा है। इसके अलावा आपके क्या फाइनेंशियल अरेंजमेंट रहेंगे, सरकार को कितनी रेवेन्यू मिलेगी, जो डेवलपर है उसको क्या शेयर मिलेगा, सबके ऊपर इन बात। निमिष जी, इसमें प्राइवेट डेवलपर्स को भी एआरएचएस डेवलप करने के लिए आकर्षित किया गया है। इसमें वे अपनी खाली पड़ी जमीनों को एक ऐसी इमारतें बनाएं जिसमें एआरएचएस के दायरे में उन्हें लाया जा सके। इसके लिए तमाम इंसेंटिव का जिक्र किया गया है, मसलन 50% एक्स्ट्रा एफएसआई, सस्ते ब्याज पर लोन, टैक्स रिलीफ। क्या आपको लगता है कि ये इंसेंटिव पर्याप्त हैं या कुछ और देने की दरकार लगती है? देखिए, अगर इसमें देखें दीपक जी, आज के अगर हम रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं, तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट वैसे मूव नहीं कर रहा है। उसमें सेल परचेज बहुत कम हो सकती है। रियल एस्टेट डेवलपर, प्राइवेट डेवलपर ऑलरेडी उस डायरेक्शन में देख रहा था क्या रेंटल हाउसिंग में मूव करना चाहिए। उसमें जो स्पेशल इंसेंटिव दिए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त एफएसआई है, सस्ते लोन है, टैक्स रिलीफ है,
ये प्राइवेट डेवलपर्स में इसका आकर्षण और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद ही सोच रहे थे कि अगर मेरा सेल परचेज नहीं हो रहा है और मेरी इन्वेंट्री अटकी पड़ी है, इस इन्वेंट्री को मैं किस यूज में ला सकता हूं ताकि मुझे ये वापस मोनेटाइजेशन, वापस मेरे पैसों को लिक्विडेट कर सके, मुझे वापस मोनेटाइज कर सके मेरा काम। तो प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इन स्पेशल इंसेंटिव्स और उनका अटके हुई इन्वेंट्री, मुझे लगता है इसकी वजह से वो जरूर इसमें आकर्षित। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम किन देशों में मुख्य तौर पर देखने को मिलती है और कितनी सफल हुई है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शुरू होने से लेकर लागू होने तक किस तरह की मुश्किलें देखते हैं आप? देखिए, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करेंगे, मास हाउसिंग की भी बात करते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनका बहुत सक्सेसफुल तरीके से यूज किया गया। अगर मैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करूं, देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सिंगापुर है मास हाउसिंग के हिसाब से। उन्होंने एक हब एंड स्पोक मॉडल तैयार किया है जिसमें 6 सब्सिडीज तैयार हुई हैं। उन 6 सब्सिडीज से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना जाना एक कॉरिडोर के रूप होता है, जो कि हाई स्पीड कॉरिडोर है एंड काफी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको पब्लिक यूज कर सकते हैं। तो शहर के अंदर ना होते हुए भी वो शहर से जुड़े हुए हैं एंड उन्होंने एक मास हाउसिंग का हिसाब किताब कर दिया। अगर हम अपने इंडिया के हिसाब से देखें, हम अपने देश भारत के हिसाब से देखें, हमें माइग्रेंट लेबर के लिए अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग के देख रहे हैं तो उसके लिए इसके साथ जरूरी है कि महिलाओं के लिए एक रोजगारोन्मुखी कदम उठाए जाए, ताकि जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी महिलाओं को भी रोजगार मिले, बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम हो, अच्छी शिक्षा का इंतजाम हो, ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित किया जा सके, स्वास्थ्य सुविधाएं हों इस माइग्रेंट लेबर हाउसिंग में, इस अफोर्डेबल लेबर हाउसिंग में, ताकि किसी भी रहवासी को इससे बाहर जाने की जरूरत ना, ताकि उनका एक स्थायित्व, उनको एक निश्चितता मिले और एक इकोनॉमी इन सब के रहन सहन की वजह से एक निश्चितता भी आए, ताकि आप इन माइग्रेंट लेबर को कोर इकोनॉमी में, इकोनॉमी में इसी तरह से यूज कर सकें जिस तरह से आपने पहले उन्हें करके रखा था। रोजगार बढ़ाएगा, ये सरकारी संपत्तियों का सदुपयोग होगा, निवेश, नई संभावनाएं पैदा होंगी, नए रोजगार पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कदम है सरकार का माइग्रेंट लेबर के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए सदैव योगदान करें। निमिष जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि भारत में हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के ऐलान से लेकर अंजाम तक की जो समय सीमा देखते हैं वो काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन ARHC में हमने देखा कि ऐलान प्रधानमंत्री ने किया 14 मई को और महज 2 महीने के भीतर कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई। तो ये साफ दिखाता है कि कितनी गंभीरता है सरकार की इस ओर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि इसकी पहली खेप कब तक हम देख पाएंगे कि ARHC का पहला प्रोजेक्ट पूरा हुआ और मजदूर उसमें रहने चले गए? ये समय सीमा कितनी आप देखते हैं, कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर सरकार चाहे तो जो सरकारी संपत्तियां पड़ी हैं जिनको उन्हें रीपर्पस करना हो, वो बहुत जल्दी हो सकता है। हमने देखा कि चाइना ने कुछ 20 दिन में उनका एक कोविड हॉस्पिटल तैयार किया, हमने बहुत उसकी वाहवाही की। पर दीपक जी, अगर आप देखें हमारे यहाँ जो रीपर्पस किया है हमने, कई सारी फैसिलिटीज को हमने 5 से 10 दिन में बड़े बड़े अस्पताल बनाए। चाइना ने 2000 बेड का अस्पताल बनाया तो हमने 10,000 बेड का अस्पताल 10 दिन के अंदर बना दिया। तो मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है प्राइवेट डेवलपर्स के पास या फिर सरकार के पास, उसको बहुत जल्दी रिपर्पस किया जा सकता है, ताकि जब अभी ये माइग्रेंट लेबर लौट रही है अपने रोजगार के लिए, उन सबको बहुत जल्दी ही डिप्लॉय किया। पर इसके लिए जरूरी है कि जो कंसेशन एग्रीमेंट है उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, उनके रूपरेखाएं बाहर जल्दी से निकाले जाए, ताकि लोग जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं स्पेशली, जल्दी से उसको समझकर अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें और अपने एप्लीकेशन डाल सकें। बिल्कुल निमेश जी, योजना कोई हो, अगर वो समय पर शुरू हो जाती है और समय पर समाप्त हो जाती है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि समय सीमा को लेकर सरकारों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस तरह से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पर काम शुरू हुआ है, जितनी मुस्तैदी दिखाई जा रही है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में हम देख सकेंगे कि गरीबों को झुग्गियों के झंझट से
छुटकारा मिलेगा और वो पक्के मकानों में अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निमिष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय देने के लिए। धन्यवाद। आप बने रहिए जी बिजनेस पर, बिजनेस जगत के तमाम मुद्दों को बेहतरी से जानने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। नमस्कार।